Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. In this class we are about to do the most important chapter of class 12th mathematics and that is integration. ठीक है, इंटीग्रेशन हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा. जैसे प्लस का एंटी होता है माइनस, यानी कि अगर आपने किसी में प्लस 2 किया है तो वही इफेक्ट अगर रिवर्स करना है तो -2 करना पड़ेगा. ऐसे ही अगर आपने किसी में मल्टीप्लाई बाय 5 किया है तो इफेक्ट को रिवर्स करने के लिए डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स अगर प्लस का एंटी होता है माइनस, मल्टीप्लाई का एंटी होता है डिवाइड, उसी तरह से डिफरेंशिएशन का एंटी होता है इंटीग्रेशन. यानी कि अगर मैंने किसी फंक्शन fx का डेरिवेटिव लिया, ठीक है, तो उससे फंक्शन बन गया gx. तो अगर मैं gx का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापस fx आ जाएगा. लेट्स राइट इट हियर. किसी फंक्शन fx का डिफरेंशिएशन करने पे अगर gx आ रहा है तो gx का इंटीग्रेशन करने पे वापस fx आ जाएगा, डेरिवेटिव. तो ये मीनिंग होता है इंटीग्रेशन का. और अगर मैं लिटरल मीनिंग पे जाऊं तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि एक बिग एंटाइटी को स्मॉलर पार्ट्स में, बहुत स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. और इंटीग्रेशन क्या होगा? इसी का रिवर्स. बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्ट करके एक बिग एंटाइटी बना देना, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. ठीक है, तो जैसे आपने डिफरेंशिएशन के टाइम पे कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स पढ़े थे, उसी तरह से इंटीग्रल में भी कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होंगे. तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं. सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स. इंटीग्रेशन का साइन ये होता है, ठीक है, और जिसके भी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे होते हैं उसे यहां पे लिखना पड़ेगा. अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहां पे आएगा dx. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले साइन x. बेटा साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x प्लस सी. पहली बात तो आपने यहां पे नोटिस किया होगा कि ये डेरिवेटिव का उल्टा हो गया. साइन x का वैसे कॉस x होता था डेरिवेटिव, नेगेटिव नहीं होता था. और इसी तरह अगर हम बात करें इंटीग्रल ऑफ कॉस x dx की, तो वो होता है प्लस साइन x प्लस सी. तो यानी साइन x का इंटीग्रल जो है वो माइनस कॉस x है, जबकि कॉस x का इंटीग्रल प्लस साइन x है, जो कि डिफरेंशिएशन से उल्टा हो गया है. डिफरेंशिएशन में साइन x का डेरिवेटिव जो था वो पॉजिटिव था और कॉस x का नेगेटिव था. तो बेटा अभी आपको थोड़ा सा ट्रांजिशन पीरियड में अब आप सीखेंगे इंटीग्रेशन कैसे होती है, और आपने डिफरेंशिएशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. अगर आपकी डिफरेंशिएशन वीक है तो इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम आएंगी. तो इट्स बेटर कि आप पहले डेरिवेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि यहां पे आगे फॉर्मूलाज जो है, जितनी भी आइडेंटिटीज है, वो सारी रिवर्स होने वाली है. ठीक है. सेकेंड थिंग, ये सी क्या लगा रहा हूं मैं, तो इसका रीजन अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा. सी स्टैंड्स फॉर सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्यों लगा है वो भी हम बात करेंगे इस पे. नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स dx विच इज tan x. आप सोच सकते हो क्यों? क्योंकि tan x का डेरिवेटिव ये होता था, इसलिए इसका इंटीग्रल वो है. सो व्हाट अबाउट cos x स्क्वायर x? इसका आप सोच सकते हैं. यस, इट्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, क्योंकि कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट स्क्वायर होता था, तो माइनस उस साइड पे ट्रांसफर हो गया. नेक्स्ट वन इज सीकेंट एक्स tan x dx. तो सीकेंट एक्स tan x किसका डेरिवेटिव था? सीकेंट एक्स का. तो दैट मीन्स इसका इंटीग्रल सीकेंट एक्स हो जाएगा. कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, ये किसका हो जाएगा? माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी का. ठीक है, तो ये पहले मैंने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वाली बता दी है. अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि tan x और cot x की कहां गई, या सीकेंट x और कोसेकेंट x की कहां गई, तो उसके बारे में अभी हम बात करते हैं. तो चलिए ये आइडेंटिटीज हो गई. अब इसके बाद
हम इनवर्स फंक्शन वाली आइडेंटिटीज की बात करेंगे। आपको याद है ये किसका आया था, ये किसका डेरिवेटिव था, राइट, साइन इनवर्स एक्स का। तो इसका आंसर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, या फिर माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो। तो दैट मीन्स किसी का भी इंटीग्रेशन जो होता है वो एक से ज्यादा आंसर्स आ सकते हैं। तो there are possibilities कि 2 or more integrals are possible for a particular problem। तो चलिए आगे चलते हैं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये आप जानते हैं किसका इंटीग्रल है, ये है tan इनवर्स x प्लस सी का, या फिर माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी का। आपने ये वाला भी देख रखा है, ये किसका था, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस को सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इंटीग्रल्स आ गए। यहां पे मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन नहीं किया, ये रिजल्ट आ रहा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं है, वो अभी आप चैप्टर में बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये 9 आपने ऑलरेडी पढ़ लिए आइडेंटिटीज। सो नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। अब आपको याद करना पड़ेगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता था, 1/x, यस, log x का। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। और एक बात अब आप समझ लीजिए बेटा, log कभी भी नेगेटिव फंक्शंस का डिफाइन नहीं होता है, सिर्फ 0 से बड़े नंबर्स का ही होता है। इसलिए प्रिकॉशनरी टेक के लिए हम हमेशा log के साथ जब भी कोई भी टर्म आएगी उसे मॉड्यूलस में रखेंगे। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका a रेज टू द पावर x ही आएगा, बट डिवाइड में आ जाएगा log a। डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा log a जो था वो मल्टीप्लाई में आता था, यहां पे डिवाइड में आ रहा है। नेक्स्ट वन इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x। e रेज टू द पावर x का e रेज टू द पावर x ही रहता है, ठीक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके भी डिवाइड में log e आएगा, और आप जानते हैं log और e आपस में कैंसिल होके 1 बन जाएगा, बिकॉज ये वाले log का जो बेस होता है वो e होता है। अगर हमने बेस में कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में वो बेस जो है वो e एज्यूम किया जाएगा। e के अलावा अगर कोई और बेस आपको स्पेसिफाई करना है तो वो यहां लिखना पड़ेगा, बिना लिखे आप एज्यूमशन नहीं ले सकते वहां पे। तो चलिए नेक्स्ट वन है x रेज टू द पावर n। याद है इस तरह का आपका डेरिवेटिव में भी था, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है। इसमें पावर जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में पावर डिक्रीज होती थी, तो ये एंटी है तो पावर इंक्रीज हो गई। तो ये हो गए 13 आइडेंटिटीज अभी तक की। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट आइडेंटिटीज बता रहा हूं जो कि बेस्ड ऑन नंबर 13 है, इसी पे बेस्ड, ठीक है। अगर सिर्फ dx लिखा हो तो दैट मीन्स यहां पे x की पावर में 0 है, ठीक है। तो x की पावर 0 होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 बन जाएगी, तो उसका आंसर आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है। आप चाहें तो इसे नंबर 14 लिख सकते हो। नेक्स्ट 1/x स्क्वायर। 1/x स्क्वायर आपको याद होगा किसका डेरिवेटिव था, एक्चुअल में 1/x का होता था -1/x स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर का हो जाएगा -1/x। आप इसके अकॉर्डिंग इसको प्रूव भी कर सकते हैं। x स्क्वायर अगर आप ऊपर लेके जाएं तो x की पावर -2 हो जाएगी, फिर आपको ये आइडेंटिटी लगानी होगी। नेक्स्ट वन 1/√x, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस सी, ये आप याद रखेंगे। और एक बात और याद रखनी है कि किसी का भी इंटीग्रेशन 0 नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक डिफरेंट टाइप की इंटीग्रेशन होती है, वो भी मैं डिस्कस करता हूं आफ्टर द आइडेंटिटीज। सो ये 3 आइडेंटिटीज जो है वो इस पे बेस्ड है। अब आफ्टर दीज 3 आइडेंटिटीज कुछ और आइडेंटिटीज मैं आपको बताने वाला हूं जो अभी तक शायद आप यहां पे ढूंढ रहे होगे, आपको मिली नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वाली। इंटीग्रेशन ऑफ tan x।
बेटा देखिए tan x जो है ना, इसका इंटीग्रेशन जो है वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल नहीं है, ये डिराइव करके बनाया गया है। कैसे डिराइव होगा वो मैं आपको लेटर ऑन स्टेजेस में बताऊंगा, ठीक है। तो tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस सी, या फिर log ऑफ secant x प्लस सी, तो ये इंटीग्रल है। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है log ऑफ sin x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ secant x dx, ये है log ऑफ secant x प्लस tan x प्लस c। एंड द लास्ट वन इज इंटीग्रेशन ऑफ cosecant x, ये होता है log ऑफ cosecant x माइनस cot x प्लस c। तो ये कुछ इंटीग्रल्स हैं जो अगर आप लर्न कर लेंगे तो योर लाइफ विल बी कंपैरेटिवली इजियर इन इंटीग्रेशन। सारे के सारे अगर आप लर्न कर लेंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। तो ये हमने इंटीग्रल्स पढ़ लिए हैं, अब हम इनकी एप्लीकेशंस भी पढ़ने वाले हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली मैं अभी आपको ये सी क्यों लगाते हैं वो भी बताने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स के होल स्क्वायर का, ठीक है। ये साइन है इंटीग्रेशन का, और dx स्टैंड्स की ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। यहां पे वेरिएबल भी सारे x ही आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन जाएगा। ये रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये तीन टर्म्स है x, 1 बाई एक्स और 2, इन तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग लिख देंगे। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 2। ये dx सभी के साथ आ जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x? x का इंटीग्रेशन लेने के लिए हमें x रेज़ टू द पावर n वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 2 बाई 2, आई मीन n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ठीक है ना। और अगर आप इसमें n की प्लेस पे 1 पुट कर देते हैं तो ये बन जाएगा x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी x स्क्वायर बाई 2। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड x, और 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो सिर्फ dx बचेगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी उसे हम बाहर निकाल लेंगे, dx बचेगा। dx का इंटीग्रेशन आपने अभी पढ़ा था x होता है। अब आप सोचेंगे कि हमने c क्यों नहीं लगाया, बेटा c स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट। इन तीनों के साथ c c c आएगा, 3 c आ जाएंगे, बट वो तीनों की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी, वी नेवर नो दैट। तो हम क्या करेंगे, उन तीनों c को कंबाइन करके एक ही बार c लिखेंगे। तो चाहे आप 3 या 2 या 10 टर्म्स का भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपको c एक ही बार लगाना है, c बार बार नहीं लगाना है हर टर्म के लिए। ऑलराइट, तो ये हो गया। तो ये इस तरह से हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये c क्यों लगाया जाता है। चलिए सपोज करते हैं कि एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ये एक एक्सप्रेशन है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। लेट दिस बी दिस, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x प्लस 3, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने पे ये आंसर आएगा। तो करके देखें, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो इफ वी डू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 dx, तो मैं दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग कर दूंगा, ऐसे बनेगा। ये 2 कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ला सकते हैं, यहां से भी इसको आप बाहर ला सकते हैं। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, अभी हमने किया था, उसका होगा x की पावर 1 प्लस 1 यानी x स्क्वायर अपॉन 2। और व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx का इंटीग्रेशन होगा x, राइट। तो ये कटिंग की तो आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर प्लस 3x सेम आंसर आ गया, ठीक है। सो दैट शोज द फैक्ट कि
जो भी डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन करके वापस आप ओरिजिनल एक्सप्रेशन जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ लेट अस चेंज द फंक्शन अ बिट। यहां पे मैं कोई कांस्टेंट टर्म लगा रहा हूं 5। अब इसका डेरिवेटिव अभी भी ये होगा बिकॉज 5 का डेरिवेटिव इज 0। बट अभी आपने देखा जब हमने 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन किया था तो आप देख चुके हैं ऑलरेडी कि वो टर्म क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो कांस्टेंट टर्म तो वापस आई ही नहीं, कांस्टेंट टर्म वापस नहीं आई। तो इससे आपको यह पता चलता है बेटा इंटीग्रेशन करके कभी भी कांस्टेंट टर्म वापस नहीं आती है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म वापस नहीं आती है। तो वी नेवर नो कि 2x प्लस 3 जो है ये किसका डिफरेंशिएशन करके आया है, इसका डिफरेंशिएशन करके आया है या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 100 का। कुछ भी हो सकता है, इन सबका डेरिवेटिव 2x प्लस 3 होता है। आप देख सकते हैं ना, बट आंसर में कांस्टेंट टर्म आएगी ही नहीं, कभी भी नहीं आएगी। शायद कांस्टेंट टर्म कभी थी ही नहीं, बट हो सकता है कि कांस्टेंट टर्म हो, वी नेवर नो दैट। तो इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ दैट कांस्टेंट टर्म विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट, हम लगा देते हैं साथ में एक सी। ठीक है, सी स्टैंड फॉर एनी कांस्टेंट जो शायद वहां पे हो सकता था। अगर नहीं है तो सी की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में प्लस सी लगाएंगे because it is not possible to get back the constant term using integration। ठीक है, हाँ, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन नाम की चीज होती है, उससे आप कांस्टेंट टर्म वापस ला सकते हैं, या फिर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं जो भी मैं आपको इसी क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, उससे आप कांस्टेंट वैल्यू वापस ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं पता लग सकता आपको। तो चलिए, अब मैंने आपको बता दिया कि सी लगाने का मेन रीजन क्या है। अब आप हमेशा सी लगाएंगे इंटीग्रेशन करते हुए। अगर आपने सी नहीं लगाया तो आपके मोर और लेस कुछ मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। देखिए, फ्रैक्शन टाइप की इंटीग्रेशन तो हमें नहीं मालूम, यहां पे कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा, और वो ये कि आप एक्स स्क्वायर को तीनों के नीचे अलग अलग से लिख दो लाइक दिस, और इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दो। dx लगाना मत भूलना सबके साथ। नाउ ये कटिंग होके सिर्फ x बचेगा, यहां पे सिर्फ 5 बचेगा, और 5 कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे, यहां पे 6 कांस्टेंट है उसे बाहर ले आएंगे। ठीक है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। dx का इंटीग्रेशन होता है x, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का अगर आपने लर्न कर लिया तो आपका टाइम सेव हो जाएगा, वो होता है -1 बाय एक्स। तो यानी -6 बाय एक्स बन जाएगा ये। तो मैं एक ही साथ इकट्ठा लिख देता हूं, -6 बाय एक्स, और साथ में प्लस सी आ जाएगा। क्लियर हुआ? इंटीग्रेशन अभी हम डायरेक्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड वाली ही कर रहे हैं, तो अभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे भी नहीं आएगी अगर आप कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में एक सिंगल एक्स नहीं है, एक्स के साथ -1 भी आ गया है। तो -1 आ गया। अब इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, आप ऊपर वाली दो टर्म में फैक्टराइजेशन करिए। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचेगा x -1, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन आप लेंगे, तो ये बन जाएगा। सो ऑन टेकिंग x -1 कॉमन, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और फिर x -1 से x -1 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन दोनों का सेपरेट कर देंगे, एक बन जाएगा एक्स स्क्वायर dx और दूसरा 1 dx है। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कांस्टेंट में ही है वैसे भी। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बन जाएगा x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, x की पावर n वाला। तो यानी कि ये बन गया x की पावर 3/3, और dx का इंटीग्रेशन x होता है, साथ में प्लस c लगा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
एक चीज मैं जरूर आपको बता दूं, ये जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, यानी कि आप कितने पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रहे हो वो इनडेफिनिट है। ठीक है, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रेशन देखेंगे तो वो कुछ इस तरह की होगी, यहां पे दो नंबर्स लिखे होंगे, इनको बोलते हैं लिमिट्स। ये होती है लोअर लिमिट और ये होती है अपर लिमिट। तो ये अब आप हाफ चैप्टर के बाद ही पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में ज्यादा जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना समझ लो कि जब यहां पे लिमिट लगी होगी तो उसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, और विदाउट लिमिट अगर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव एक डरावनी सी टर्म जिसे देख के आई एम श्योर आप लोग अब नहीं डरेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन में आपने काफी 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 ज्यादा खतरनाक वाली टर्म्स देख ली हैं ऑलरेडी। तो इसको कैसे टैकल करना है? ये एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब रूट है, तो इसका मतलब होता है 1/3। ये पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एक्स की पावर 2/3 हो जाएगा, जो कि न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एक्स की पावर -2/3 dx बन जाएगा। सो नाउ वी जस्ट हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी ऑफ एक्स रेज टू द पावर n। उसका इंटीग्रल क्या होता है? उसका इंटीग्रल होता है एक्स रेज टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, ये बनेगा 3 - 2 यानी कि 1, तो ये बन जाएगा x की पावर 1/3, और डिनोमिनेटर में भी 1/3 आएगा, जिसका 3 फिर ऊपर आ जाएगा, तो प्लस c लगा देंगे। तो ये हो गया इसका भी इंटीग्रेशन। ओके, नाउ हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है sin 2x का। अब देखिए sin 2x का इंटीग्रल जो है वो तो आपके पास लिस्ट में नहीं है, आपके पास तो sin x का है। तो आपको याद होगा डिफरेंशिएशन में जब भी ऐसे सिनेरियो आता था हम चेन रूल अप्लाई करते थे, किसी टर्म को x एज्यूम कर लेते थे, जिसके बाद हम उसका इंटीग्रेशन इजीली कर पाते थे। यहां पे भी कुछ कुछ चेन रूल जैसे ही मैं अप्लाई करने वाला हूं, हालांकि वो चेन रूल नहीं है, बट अभी फिलहाल के लिए आप उसे चेन रूल ही मान लीजिए। आगे लेटर ऑन मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में जब जाऊंगा तो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो बट यहां पे डिफरेंट क्या होगा, आप इस टर्म को x मान लेंगे तो ये टर्म बन गई sin x। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x? इट इज एक्चुअली -cos x। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos x। डिफरेंट ये है कि अब आपको जिसको x माना था ना उसका डेरिवेटिव ही लेना है, इंटीग्रेशन नहीं लेना, डेरिवेटिव ही लेना है, और वो भी अपॉन में यानी कि डिवाइड में। तो ये कर देंगे, ठीक है। 2x जिसको आपने x माना था उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो ये थोड़ा सा चेन रूल अलग तरह का है, विच इज नॉट एक्चुअली चेन रूल, पर अभी आप वही मान के चलिए। तो ये बन जाएगा cos 2x और 2x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2। यहां पे एक चीज है जो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप ये चेन रूल जैसी चीज अप्लाई करने वाले हैं इंटीग्रेशन पे, तो मेक श्योर जिसको भी आप x मान रहे हैं वो सिर्फ एक लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, लीनियर फंक्शन यानी डिग्री 1 वाला, और आप किसी को भी x नहीं मान सकते। डिफरेंशिएशन वो अलग चीज थी, उसी में एक्चुअल चेन रूल लग रहा था, यहां पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे साइन की पावर साइन और आगे एक्स स्क्वायर होता तो आप उसको x मान के नहीं कर सकते, ठीक है। उसका कैसे कर सकते हैं, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकता, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। सुनाओ, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x ये है। इसी तरह अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x चाहिए, ठीक है। अब tan x की हमने दो इंटीग्रल पढ़े हुए हैं, एक माइनस लॉग ऑफ cos x और दूसरा प्लस में लॉग ऑफ secant x। आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, यहां पे भी चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा एक तरह से। 4x को आप x मान लो तो tan x का होता है माइनस लॉग ऑफ cos x प्लस c, और इसके नीचे, पूरे के नीचे नहीं, c के नीचे नहीं, सिर्फ इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 4x जो कि होता है 4, तो अपॉन में 4 आ गया प्लस c, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, दोबारा रिमाइंड करवा दूं। नेक्स्ट वन इज हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब देखिए दो वेज हैं, आइदर फर्स्ट वे तो ये है कि आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके इसको पूरे एक्सप्रेशन को खोलो, जो विच विल नॉट बी वाइज, ऐसा करना सही नहीं रहेगा।
टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। बेटर है कि आप इसको x मान लो, क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन को आप हमेशा x मान सकते हो, तो इसको आप x मान लेंगे। अब x मानेंगे तो x की पावर 10 का क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली लाइक x की पावर n, उसका होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, और फिर इसको डेरिवेटिव से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2x + 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड, तो ये बन जाएगा 2x प्लस, सॉरी इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, जब हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये वाला साइन नहीं लगाना है, तो ये आ गया 2x + 3 की पावर 11, और नीचे भी 11 है, और इसका डेरिवेटिव कितना होगा 2x का हो जाएगा 2 और इसका 0, तो 2 × 11 22 बन जाएगा। तो ये हमने इंटीग्रेशन फाइंड कर लिया, ये पावर 11। ऑलराइट, चलिए अब आगे चलते हैं। मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है x² + 1/x² की पावर 2 का। अब इस पूरे को अगर हम x मान लें तो गलत हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि x आप सिर्फ उसी को मान सकते हो जो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो, और ये लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है ही नहीं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब एक ही तरीका बचा है, आप होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसे ओपन करिए, ये बनेगा a² + b² + 2ab, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप तीनों टर्म्स का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे लाइक दिस, ठीक है। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसे ऊपर ले जाओ, तो ये बन जाएगी x की पावर -4। अब मैं x की पावर n वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूं, x की पावर n+1 अपॉन में भी n+1, वही पावर नीचे आ जाएगी। यहां पे भी x की पावर n+1, -4 में +1 करेंगे तो -3, अपॉन में भी -3 आ जाएगा, और 2 को यहां पे आप छोड़ देंगे, बाहर ले आएंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है +c। आंसर आ चुका है। आप चाहे तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, x की पावर 5/5, और ये माइनस का साइन ले आओ, क्योंकि x की पावर नेगेटिव है, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थ्री रेज़ टू द पावर x + 2, इसको कैसे टैकल करेंगे, इससे मिलता जुलता जो फॉर्मूला हमारे पास है वो है a रेज़ टू द पावर x का, ठीक है। a रेज़ टू द पावर x वाला ही हम लगाएंगे, इसको x एज्यूम कर लेंगे। अब a रेज़ टू द पावर x का क्या होता है डेरिवेटिव, इंटीग्रल a की पावर x अपॉन log a, तो इसका आ जाएगा a की पावर x अपॉन log a, और एक चीज आप नहीं भूलेंगे, वो ये कि डेरिवेटिव से डिवाइड करना है जिसको आपने x माना था, बट यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि x + 2 का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। कोई डाउट है, आगे बढ़े। ओके, तो अब ये आपको काफी डरावना सा लग रहा होगा, तो बेटा देखिए यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपल सी ट्रिक है। मैं एक लॉग की प्रॉपर्टी जो अपने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ी हुई है वो लगाने वाला हूं। ये x जो है वो पावर में चले जाएगा, ये क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लाइक दिस। अब आप जानते हैं e और log अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाए तो वो कैंसिल हो जाते हैं, जैसे log e 1 हो जाता है, उसी तरह e की पावर में अगर log ऑफ समथिंग हो तो वो a ही रह जाएगा, e और log भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पे भी e और log कैंसिल होंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ a रेज़ टू द पावर x, और a रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमें ऑलरेडी मालूम है, विच इज a रेज़ टू द पावर x बाय log a, ठीक है। चलिए ये हो गया, आगे चलते हैं हम। ओके, नाउ हाउ टू टैकल दिस वन। इसको बेटा देखिए, आप दोनों की पावर में x है, तो आप इन टर्म्स को कंबाइन कर दो, दैट विल बिकम 1/ab रेज़ टू द पावर x। अब ये टर्म अगर डिनोमिनेटर में रहेगी तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन नहीं है। बेटा एक चीज याद रखना, अगर आपको कभी ऐसा इंटीग्रल पूछा जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिनोमिनेटर में जाके इंटीग्रेट कर दोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, उसका एज इट इज आपको इंटीग्रेशन करने का तरीका ढूंढना पड़ेगा, आप डिनोमिनेटर में जाके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। सेम वे में यहां पे भी नहीं होगा, तो क्या वे है इसको करने का, इसे ऊपर ले जाएंगे,
तो ये बन जाएगा ए बी रेज टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब आप इसको x मान लो, ये a रेज टू द पावर x वाली फॉर्म में, x इसलिए माना है क्योंकि वो एक्चुअल में माइनस एक्स दे रखा है। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x ही होता है, अपॉन में आता है log a, और फिर साथ में डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। ठीक है ना, जिसको आपने x माना था, प्लस c लगा देंगे तो फाइनल आंसर क्या बन गया। इसे आप चाहें तो नीचे ले जा सकते हैं वापस, तो ये आ जाएगा a b की पावर x साथ में log ए बी, और इसका डेरिवेटिव नेगेटिव में आएगा -1, तो -1 आप ऊपर भी लगा सकते हो, प्लस सी। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़े। तो अभी डायरेक्ट आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट, अब यहां पे बेटा पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि यहां पे किसी में भी मैंने लॉग के बेस में कुछ नहीं लिखा। तो बेस में अगर कुछ नहीं है तो क्या एज्यूम किया जाएगा कि वो ई है। तो यहां सबके बेस में ई ही एज्यूम करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे पावर को। अभी जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी तो ये बन जाएगा ई की पावर में लॉग एक्स रेज टू द पावर 6, ऐसे इसको करेंगे ई रेज टू द पावर लॉग एक्स रेज टू द पावर 5। डिनोमिनेटर में भी हम ऐसे ही करेंगे दोनों टर्म्स में। अब आप जानते हैं ई और लॉग जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पे बचेगा क्या, ऊपर आ जाएगा एक्स की पावर 6, यहां पे आ जाएगा एक्स की पावर 5, यहां आ जाएगा एक्स की पावर 4, और नेक्स्ट आ जाएगा एक्स की पावर 3। नाउ आगे क्या करना है, आप न्यूमरेटर में कॉमन निकालिए। क्या कॉमन है, एक्स की पावर 5 कॉमन है, अंदर x माइनस 1 बचेगा, और डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 3 कॉमन है, अंदर x माइनस 1 बचेगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 आप कट कर सकते हैं, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो आप देख सकते हो इतना खतरनाक सा दिखने वाला क्वेश्चन जो है वो रिड्यूस होके एक ये सिंपल सी टर्म पे आ गया है। अब यहाँ पे आप एक्स रेज टू द पावर एन वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जो होती है एक्स रेज टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी ले आते हैं बीच में, अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया था। अब इसको किस तरह से करेंगे, यहां पे देखिए काफी देखने में खतरनाक सी टर्म लग रही है ये, बट यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो इसका एंगल 2x है, जबकि बाकियों का जो एंगल है वो x है। तो आपको यहाँ पे cos 2x की कोई ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई रियल हेल्प मिल सके। तो वो आइडेंटिटी मैं लगाऊंगा cos 2x की जो साइन की टर्म में होती है, वो होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं इससे क्या एडवांटेज हमको मिलने वाली है, एडवांटेज ये कि ये दोनों टर्म सब कट जाएंगे, तो रह गया सिर्फ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स का रेसिप्रोकल होता है cos स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब cos एक्स स्क्वायर एक्स, सॉरी cos एक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास डायरेक्ट है, एंड दैट इज माइनस cot एक्स प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इसको किस तरह से टैकल करना है। अब यहां देखिए एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी कि न्यूमरेटर में जो टर्म है, न्यूमरेटर में जो टर्म है उसकी डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से। तो अब आप एक चीज अपने माइंड में सेट कर लो, कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या इक्वल हो, कभी भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या इक्वल हो, तो ऐसे में पहले आपको लॉन्ग डिवीजन करना है और इसको मिक्स फ्रैक्शन में लेके आना है। तो मैं पहले इसको डिनोमिनेटर को ओपन कर लेता हूं, दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ऊपर डिग्री 3 है, नीचे डिग्री 2 है। अब मैं इसको डिवाइड करने वाला हूं, देखिए ध्यान से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से आप जानते हैं कैसे डिवाइड होगा, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, तो x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, यही बनेगा। साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म जो है
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। नाउ अगेन इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से करेंगे तो -2 आएगा, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x² -4x -2, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3x + 2। तो ये रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर आ गया। अब मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, कोई भी फ्रैक्शन को हम लिखते हैं कोशेंट, पहले लिखते हैं कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। डिवाइजर कौन था, डिवाइजर है x² + 2x + 1। ठीक है, ये टर्म बन चुकी है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़े, डिवीजन वाला पार्ट खत्म है। ये टर्म की इंटीग्रेशन करने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे मेरे पास एक तो सिंगल टर्म x है और फिर सिंगल टर्म 2 है। यहां पे इंटीग्रेशन में अभी भी थोड़ा सा चैलेंज बाकी है। 3x + 2 है, नीचे मैं इसको वापस ओपन कर रहा हूं, आई मीन फैक्टराइज कर रहा हूं, तो ये x + 1 का होल स्क्वायर वापस बना दिया। अब इसको कैसे टैकल करें, इन दोनों टर्म्स का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका कैसे करेंगे। अब मैं थोड़ी सी इंप्रोवाइजेशन करूंगा, जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर बनाने की कोशिश करूंगा। डिनोमिनेटर में आई हैव x + 1, होल स्क्वायर को छोड़ दो भी, x + 1। ऊपर भी मुझे अगर x + 1 बनाना है, मेरे पास 2 है, अगर ये 3x + 3 होता तो मैं 3 कॉमन लेता तो x + 1 आ जाता। आता कि नहीं, यस। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसे 2 को 3 - 1 लिख देता। ठीक है, 3 - 1। अब आगे क्या करने वाले, ये आप 2 को बाहर ला सकते हैं। ये जो 3x + 3 है इसे सेपरेट कर देंगे और -1 को सेपरेट कर देंगे, लाइक दिस। अब यहां से आप 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहां ऐसे बन जाएगा और x + 1 से एक x + 1 कट गया। अब जितनी भी टर्म्स है आप उनका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हो। कैसे, x का इंटीग्रेशन x² / 2, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, 2 को छोड़ दिया, यहां पे 3 को छोड़ा, ये बेसिकली एक तरह से 1/x है। ठीक है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, log of mod x + c। तो ये इसको अगर मैं x मान लूं तो इसका आ जाएगा log of mod x, और जिसको हमने x माना है उसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है, तो x + 1 का डेरिवेटिव क्योंकि 1 नहीं होता है तो डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। आगे आ जाओ, ये बन गया एक तरह से 1/x² वाली फॉर्म में, और आप वो भी जानते हैं कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x + c। तो इसका भी माइनस में आएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, x + 1 + c। डेरिवेटिव से डिवाइड करना है पर डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, बट ये अब आगे आप देखेंगे कभी भी ऐसा होगा जब न्यूमरेटर की डिग्री, जब न्यूमरेटर एक पॉलिनोमियल टर्म में होगा और उसकी डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल होगी या फिर ज्यादा होगी, तो ऐसे में हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से फ्रैक्शन को पहले मिक्स फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट है x/√x + 2। अब ये टर्म को कैसे टैकल करें, रूट वाली टर्म का तो हमें सिर्फ इतना ही मालूम है कि 1/√x का होता है 2√x। इसको कैसे मैनेज करेंगे, जो रूट में है वही आप बाहर भी बनाने की कोशिश करिए। कैसे करें, रूट में क्या है x + 2, तो मैं यहां पे +2 करूंगा। अब बैलेंस बनाने के लिए साथ में -2 भी करना पड़ेगा, राइट, करना पड़ेगा कि नहीं, यस। अब आप इसको एक टर्म मान लो, इसको दूसरी, और डिनोमिनेटर दोनों के नीचे सेपरेटली लिख दो, लाइक दिस। ये बन जाएगी फर्स्ट टर्म और ये बन जाएगी सेकंड टर्म। अब इसमें रूट वाली एक टर्म कटेगी और न्यूमरेटर में रूट आ जाएगा, ये बन गया x + 2, और यहां पे आप 2 को बाहर निकाल सकते हैं और ये भी बन गया x + 2। नाउ रूट का मतलब होता है बेसिकली 1/2, पावर में 1/2 है, तो ये एक्चुअल में पावर में 1/2 है। अब किसी की पावर 1/2 है तो ये एक तरह से x की पावर n वाली फॉर्म हो गई। मैं इसको x मान लेता हूं, ठीक है ना, और इसका डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, तो आगे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, कुछ आगे लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x की पावर n + 1/n + 1, और आगे -2 है, इसको भी आप x मान लो तो ये 1/√x है। 1/√x को भी अगर आप चाहो तो कर सकते हो, x की पावर ½ फिर ऊपर ले जाए x की पावर -½ और फिर यही वाला फॉर्मूला लगाएं। बट क्यों लगाना, हमने तो लर्न कर रखा है ना 1/√x का क्या होता है डेरिवेटिव, 2√x। तो इसका बन जाएगा
2√x। अब इसके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है x प्लस टू के, x प्लस टू का डेरिवेटिव 1 नहीं होता है तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, x प्लस टू की पावर 3/2, और यहां पे भी नीचे भी 3/2 आएगा जो कि उल्टा हो जाएगा, 2/3 बन जाएगा। ये बना 2⁴√x प्लस टू प्लस सी। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्लियर हुआ बिल्कुल अच्छे से? आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन कराता हूं चलो आपको। x और रूट में है x प्लस 3, जैसा अभी प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है, बट थोड़ा स्ट्रक्चरली डिफरेंट हो गया क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। यहां पे भी अब आप क्या करेंगे, रूट के बाहर जो टर्म है उससे भी वैसा ही बनाओ जो रूट के अंदर है। किस तरह से, इस x के अंदर +3 और -3 कर दो। अब जो मैं मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं वो ध्यान से सीखना। हमें इसको एक टर्म माननी है और इसको दूसरी, और इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग। तो एक बन जाएगा x प्लस 3 के साथ √x प्लस 3 dx, और दूसरा 3 के साथ √x प्लस 3 dx। ये बन गया, ठीक है। ये दोनों, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर हाफ है, तो इसको मैं कंबाइन अगर कर दूं तो 1 + ½ मिलके 3/2 बन जाएगा। ठीक है, इस 3 को बाहर निकाल लो, और ये पावर जो है 1/2 है। मैं यहाँ पे पावर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास √x का। तो यहां भी x की पावर n का फॉर्मूला, यहां भी x की पावर n का फॉर्मूला, तो यहां पे बन जाएगा x की पावर n+1 अपॉन में भी n+1, और सेम वे में यहां पे भी x प्लस 3 की पावर n+1 अपॉन n+1। मैंने डेरिवेटिव से डिवाइड क्यों नहीं किया, एक्चुअल में किया है क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 है, तो 1 से डिवाइड करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, शो भी नहीं करने की जरूरत। तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3 की पावर ऐड होके बनेगा 5/2, और नीचे भी 5/2 है, रिवर्स होके 2/5। सेम वे में यहां पे x प्लस 3 की पावर 3/2 बनेगा, और नीचे भी 3/2 होगा, पर पहले से ही एक हमारे पास 3 पहले से मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा देता हूं जिसमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मैंने आपको बताया था अभी कि c की वैल्यू फाइंड करना पॉसिबल होता है। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको f' की वैल्यू दे रखी है, f' यानी कि ये किसी का डेरिवेटिव है, और आगे आपको दे रखा है कि f(1) की वैल्यू 0 है। आपको फाइंड करना है fx, तो ये आपको फाइंड करना है। f' आपको दिया हुआ है, देखिए बेटा fx का डेरिवेटिव करके ही f' आता है, तो इसका मतलब अगर मैं f' का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापस fx आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो वही मैं यूज करने वाला हूं। वी नो कि fx अगर आपको चाहिए तो इसके लिए इंटीग्रेशन ऑफ f' करना पड़ेगा ना। तो चलिए अब हम f' की वैल्यू डालते हैं। f' की वैल्यू है 3x² - 2/x³ dx, ये बन गया। अब हमें दोनों का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। दोनों का इंटीग्रेशन, 3 को छोड़ देंगे सिर्फ x² का इंटीग्रेशन आएगा, और यहां पे -2 को छोड़ देंगे तो 1/x³ का इंटीग्रेशन आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, x² का इंटीग्रेशन होगा x की पार्ट 2+1 अपॉन में भी 2+1 यानी 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। ये बनेगा ऊपर जाके क्या बनेगा, x की पावर -3 है ना, तो -3 में +1 करेंगे और नीचे भी वही आएगा -3 + 1, और साथ में आ जाएगा +c। अब आप देख सकते हो ये टर्म कितनी बन रही है, -2 से -2 कट जाना है, तो हमारे पास फंक्शन आ गया। क्या आया फंक्शन, एक तो बन गया x³, और यहां पे माइनस और माइनस भी कट चुके हैं तो प्लस, और ये x की पावर -2 है, नीचे कुछ नहीं बचा, -2 पावर है तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो +c। तो ये फंक्शन तो आ गया। तो फिर ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि ये फंक्शन कंप्लीट नहीं है, मुझे c की वैल्यू नहीं पता।
अब c की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका यूज करने वाला हूं, इसी को बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको बताया गया होता है कि जब x की वैल्यू इतनी थी तो फंक्शन की वैल्यू इतनी थी, तो बताया जब x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन की वैल्यू 0 थी। सो मैं क्या करूंगा, जब x को 1 पुट करूंगा तो ये बनेगा f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस c, ये बन जाएगा। अब f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0, और ये क्या बनेगा 2, तो यहां से c की वैल्यू निकल गई 2। सो देयरफॉर इस तरह से हम c निकाल सकते हैं बेटा। तो ये c टोटली डिपेंड करेगा अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम दे रखी है तो फंक्शन अब क्या बन जाएगा, फंक्शन ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था, सिर्फ इनकम्प्लीट क्यों था, क्योंकि c की वैल्यू नहीं पता थी। बट नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ c विच इज -2, तो मैं यहां पे -2 पुट करूंगा, ये फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव करके ये बना है। ठीक है, वैसे आप देख सकते हो कि ये डेरिवेटिव के लिए यहां पे 2 होना जरूरी नहीं है, 2 के अलावा 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट फॉर दिस कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड यहां पे कांस्टेंट -2 ही होगा। तो अब ये जो फंक्शन आया ना, ये एक फिक्स्ड फंक्शन है, हमें पक्का पता चल गया कि इसी का ही डेरिवेटिव ये आया जब ये कंडीशन ट्रू हुई होगी। तो आई होप आज की क्लास में जितने भी मैंने स्टैंडर्ड इंटीग्रल करवाए और उन पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन करवाए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये क्वेश्चन भी तब, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का फर्स्ट स्टेप ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर फर्स्ट स्टेप में आप अटक गए तो आगे क्वेश्चन करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन थोड़ी टफ लगती है, बिकॉज जिनसे भी क्वेश्चन नहीं होते वो फर्स्ट स्टेप में ही अटक गए होते हैं, यानी दे डू नॉट नो कि हाउ टू बिगिन अ क्वेश्चन। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसे हो तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस काफी चाहिए होगी कि आप क्वेश्चन को देखते ही पता लगा सकें कि इसका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।